प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के वाणिज्य मंत्रालय के नवनिर्मित परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन। निर्यात पोर्टल किया लॉन्च। कहा कि पिछले साल ऐतिहासिक वैश्विक व्यवधान के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि करीब 50 लाख करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया। कृषि प्रोडक्ट भी जैम पोर्टल पर आसानी से कर रहे हैं व्यापार। अमेरिका छोड़कर आए सीतापुर के एक युवा को जरबेरा की खेती ने दी पहचान। जरबेरा खेती के स्टार्टअप से आसपास के लोगों को मिला रोजगार। सरकारी अनुदान से शुरू की गई खेती आज आसपास के लोगों के लिए बन रही है प्रेरणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। सहकारिता के विस्तार से बदल रही है ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर। किसानों के उत्पादकों को मिल रहा है एक मंच। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक। 32 जिलों में 54 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मरने वालों की संख्या 100 से अधिक। बड़ी मात्रा में खेती हुई प्रभावित। किसानों को पहुंचा है भारी नुकसान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब नजर डालते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। इंडिया गेट के निकट निर्मित वाणिज्य भवन का डिजाइन स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने निर्यात नाम के एक पोर्टल को भी लॉन्च किया। निर्यात पोर्टल को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय परिसर में पौधारोपण किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भवन के मॉडल का भी निरीक्षण किया। ये भवन एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा, जिसका उपयोग मंत्रालय के तहत 2 विभागों यानी कि वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। पीएम ने कहा कि पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शंस के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। दिल्ली में नए वाणिज्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिश सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और आधुनिक बनाने की है और इसी के चलते जैम पोर्टल की शुरुआत हुई है ताकि सरकारी खरीद
की प्रक्रिया भी पारदर्शी बने। की सोच पूरी तरीके से भारत को आधुनिक बनाने की है, पारदर्शी व्यवस्थाएं लाने की है और नए रूप से भारत का निर्माण हो, और उसी सोच को रखते हुए उन्होंने दोनों काम किए। एक तरफ जेम पोर्टल की शुरुआत की और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और उसके माध्यम से पूरी जो सरकारी खरीद है उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, उस व्यवस्था में छोटे बड़े हर एक को जुड़ने का मौका देना, हमारी महिला उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमई सेक्टर को, हर एक को सामान्य अवसर मिले, सरकारी खरीद की गति बढ़ जाए, तेज गति से हो। और देखते ही देखते 4 वर्ष में जेम पोर्टल के ऊपर पिछले वर्ष 1,10,000 करोड़ के करीब की खरीद सरकारी कंपनियां, सरकारी पीएसयू, सरकारी डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, लोकल बॉडीज, इन सब ने 1,10,000 करोड़ की खरीद की। अभी तक जेम से 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद हो चुकी है। और असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से 32 जिलों के 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं भूस्खलन और बाढ़ से करीब 4,941 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि असम में बुधवार को बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि जोरहाट, तेजपुर, गोलपारा और धुबरी में ब्रह्मपुत्र अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शिवसागर में दिसांग और नगांव जिले में कोपीली भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर केंद्र स्थापित किए हैं। राहत शिविरों को भी राहत सामग्री की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत अभियान में जुटी हुई है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जनता से आवश्यक पूर्व सावधानी बरतने को कहा है। 4,941 गांवों के 11,67,219 बच्चों सहित 54,57,601 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कुल 845 राहत शिविर और 1,026 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। राहत शिविरों में कुल 2,71,125 लोग रह रहे हैं, जबकि 99,026 हेक्टेयर से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा है। 3 नदियों ब्रह्मपुत्र, कोपीली और दिसांग का पानी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ से खेती को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और कहते हैं कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान के हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को सच साबित कर दिखाया है अपने बुलंद हौसले से एक युवा कार्तिकेय वर्मा ने। विदेश में शानदार नौकरी कर रहे कार्तिकेय आज जरबेरा की खेती करके नया बदलाव ला रहे हैं। अमेरिका से लेकर सीतापुर में जरबेरा की खेती करने तक की कहानी देखते हैं इस रिपोर्ट में। यह है कार्तिकेय वर्मा। अमेरिका में बेहतरीन नौकरी कर रहे थे। सारी सुख सुविधा थी, सपनों के साथ संभावनाएं भी थी, पर कोरोना के संकट से ये भी नहीं बच पाए। कोरोना ने इनके पिता को इनसे दूर कर दिया। फिर मां भी कोरोना से प्रभावित हुई। कार्तिकेय के सामने कई चुनौतियां एक साथ थी। परिवार की सेवा, अमेरिका की नौकरी, आखिर एक को ही चुनना था। कार्तिकेय ने हौसला रखा और अपने देश, अपने परिवार और अपनी खेती को चुना। कार्तिकेय ने जरबेरा की खेती का स्टार्टअप शुरू कर दिया। मैं यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में एज अ रिसर्चर वर्क कर रहा था। कोविड हुआ, सारी बंद हो गया, तो मुझे इंडिया आना पड़ा। यहाँ से मैंने 1 साल वर्क फ्रॉम होम किया। उसके बाद में जब सेकेंड वेव आई तो वहाँ पे मुझे पूरी फैमिली को कोविड हो गया। उसी में मेरे फादर एक्सपायर हुए, मेरी मदर को जो है कोविड हुआ, सीवियर कोविड हुआ। तो उसमें ये हुआ कि उनके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन अभी तक है उनको। तो उसमें डॉक्टर को ये था कि एक परमानेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए बाहर जाना बहुत कठिन था कि मैं वापस से जून जाके करूँ, या आईटी कानपुर में जहाँ मैं वो था कि वहाँ पे मैं वापस जाऊँ वो करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे मैं घर पे रह के अपने मदर को सपोर्ट करते हुए भी कुछ कर सकूँ। तो इसलिए मैंने सोचा ये। और मेरा एक दोस्त है संदीप, बाराबंकी में वो काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा कर रहा है उसमें। तो एक ये एक रीज़न था जहाँ पे मैंने कि मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। एक मेरा फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड है वही सब कर रहा था,
तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली। और दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अभी तक इस पर वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर हो, या यू कैन से लाइक अनऑर्गेनाइज्ड है अभी तक। मतलब कम्प्लीटली कैप्चर है वो जो कमीशन एजेंट हैं इन्हीं लोगों का है। ना तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ना तो मतलब जो है एंड कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि हम इसको एज ए स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आज उनके स्टार्टअप जरबेरा की खेती से न सिर्फ उनका बल्कि और कई युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। अमेरिका से स्वदेश लौटे कार्तिकेय वर्मा का हौसला रंग लाया और आज जरबेरा की खेती ने उन्हें एक पहचान दी है। कार्तिकेय ने प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना का लाभ लेते हुए सीतापुर के महमूदाबाद में लीज पर भूमि लेकर जरबेरा की खेती शुरू की। गवर्नमेंट चाहते हैं हम किसी चीज को कम्प्लीटली वो नहीं, बट थोड़ा सा रेगुलेशन हो जाए जहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक अच्छा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहा है, उनके उसके जो मॉडर्न एग्रीकल्चर पे खर्च कर रहा है। तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जो फार्मर है उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि 50% एटलीस्ट फार्मर लगा ही रहा है, उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो जो ये होने चाहिए, जहाँ पे मतलब क्योंकि ये डायरेक्ट जो है इसका बेनिफिशियरी होगा फार्मर ही होगा। जहाँ पे थोड़े बहुत जो है इस सेक्टर पे भी जो है आर्टिफिशियल वाले पे, उसके लिए थोड़े से रेगुलेशन शायद हो तो बेटर रहेगा। उद्यान विभाग द्वारा जरबेरा के लिए जरूरी पॉली हाउस निर्माण के लिए कार्तिकेय को न सिर्फ अनुदान दिया बल्कि जरूरी प्रशिक्षण भी दिया। कार्तिकेय कहते हैं कि सरकारी मदद के चलते उन्हें चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ इस समय महमूदाबाद में 4000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस भी स्थापित किया गया है। इसमें श्री कार्तिकेय वर्मा द्वारा ये स्थापित किया गया है। इसमें इस योजना में जिला उद्यानिक मिशन द्वारा 50% का अनुदान दिया गया है। इस योजना की कुल कीमत 58 लाख रुपए थी, जिसमें 29 लाख रुपए अनुदान के रूप में जिला उद्यानिक मिशन के थ्रू दिया गया है। सरकारी मदद और स्टार्टअप ने सपनों को नया पंख दिया, हौसला रंग लाया और आज कार्तिकेय की जरबेरा की खेती युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। सीतापुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भावी भूमिका पर शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय महासंघ के कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को देश के लिए जीने की शिक्षा भी देनी है, परंतु साथ ही पीएम ने हमारे सामने एक और लक्ष्य रखा है। देश की आज़ादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश सभी क्षेत्रों में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसे भारत का निर्माण इन 25 सालों में करना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है और इससे किसानों के उत्पादों को एक मंच मिल रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को और भी बढ़ावा देने की बात कही। अगले 100 साल तक सहकारिता का व्याप भी बढ़ाना है, सहकारिता की स्वीकृति बना रही है और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जो लोग आज मानते हैं कि सहकारिता इरिलेवेंट हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इरिलेवेंट हो गए हैं, उनको हम थ्योरी से समझा नहीं पाएंगे, हमारे परफॉर्मेंस से ही समझा पाएंगे और ये परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब ने एक संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हम हमारी अनिवार्यता भी खड़ी करेंगे और अनिवार्यता के साथ साथ हमारा जो योगदान है उससे हमारी डिमांड भी स्पर्धा के जमाने में हम खड़ी करेंगे। लोग कोऑपरेटिव पर भरोसा बढ़ाए, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण आज अर्बन डेवलपमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के सम्मेलन में हमने संकल्प लेकर जाना चाहिए। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जून को ज्वार का भाव था 2700 रुपए। 22 जून को उसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2625 रुपए। राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में भी इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यह 21 जून को ज्वार का भाव रहा 3700 रुपए। 22 जून को इसके सौदे 213 रुपए लुढ़क कर 3487 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान ज्वार का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जून को ज्वार का भाव 3500 रुपए पर टिका रहा।
वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 22 जून को ज्वार का भाव 1450 रुपए की भारी बढ़त के बाद 3500 रुपए हो गया। वहीं इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 22 जून को टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 जून को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 22 जून को 400 रुपए टूटकर 3,600 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 21 जून को टमाटर की खरीद 3,200 रुपए पर हुई। 22 जून को यहाँ इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव 3,500 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 22 जून को इसका भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 3,500 रुपए से 3,600 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 जून को टमाटर का भाव रहा 2,625 रुपए, जो कि 22 जून को 55 रुपए बढ़कर 2,680 रुपए हो गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94 हजार 293 टन का ही हो सका था। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की, और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में रहने वाले किसान मक्का, करेला और लौकी की बुआई कर लें। बारिश होने के बाद यहाँ धान की सीधी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सब्जियों के खेतों और नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में किसान मक्का की बुआई जारी रखें। इस मौसम में यहाँ उड़द और मूंगफली की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के मध्य पहाड़ी इलाकों में गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी की कम अवधि की किस्मों की बुआई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी कपास की बुआई जारी रखें। पंजाब में ही कम अवधि के धान की बुआई की जा सकती है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की बुआई जारी रखें। हरियाणा के पूर्वी इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ अरहर की बुआई भी की जा सकती है। दिल्ली के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। दिल्ली में खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान के भीतरी इलाकों में मूंगफली की बुआई का समय है। यहाँ अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान के किसान बाजरा और ज्वार जैसी चारा फसलों की अगेती बुआई कर लें। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में कपास और मूंगफली की बुआई जारी रखें। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ के उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में ग्वार की बुआई कर लें। मध्य गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ की उठी हुई क्यारियों में मिर्च, टमाटर और बैंगन की बुआई कर लें।
अच्छी सिंचाई व्यवस्था के साथ यहाँ के किसान कपास की बुवाई जारी रखें। उत्तरी गुजरात और उत्तरी सौराष्ट्र में भी मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट और गहराया गया है कि जब 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल अपने सरकारी आवास वर्षा बंगलो को खाली कर दिया और एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद सरकार के लिए जरूरी संख्या बल की कोई संभावना नहीं दिखने एवं घटक दलों के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद ठाकरे ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की और फिर रात में अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे एवं अन्य करीबियों के साथ अपने सामानों के साथ मातोश्री की और कूच कर गए। इस बीच एकनाथ शिंदे के बागी गुट ने बहुमत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के उपचुनाव में मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा के कड़े प्रबंध। निष्पक्ष मतदान के लिए 75% से अधिक मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था। पंजाब में भी संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान। 296 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव। झारखंड में मदार विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतदान। दिल्ली में भी राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। ये सीट आप विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सदस्य चुने जाने की वजह से खाली हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के उप सचिव भी शामिल हैं। उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए 1 IAS अधिकारी और 2 PCS अधिकारियों को निलंबित किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार से लखीमपुर खीरी जा रही एक DCM पीलीभीत में अचानक बेकाबू होकर पलट गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,313 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,972 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.6% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.81% दर्ज की गई है।
कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196.62 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,91,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।